हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरी ल्यूसेंट कंप्लीट कराऊंगा, तो ये चैप्टर नंबर 1 का दूसरा लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इस पर्टिकुलर ल्यूसेंट जनरल साइंस चैप्टर नंबर 1 के जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें क्या क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। हालांकि जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सीरियल वाइज लिए गए हैं, कुछ नहीं स्किप करना, चाहे वो क्वेश्चन टफ हो या इजी हो, सब A to Z सब कंप्लीट कराएंगे और डीप डिस्कशन चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है, पहले तो कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कह रहा है हर्ट्ज, जिसको आपने HZ जानते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस होते हैं सब पर HZ लिखा हुआ होता है जो यूज़ होते हैं। जैसे बल्ब होता है तो ये भी लिखा हुआ होता है बल्ब कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। जितने भी AC ऑपरेटर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो आपको पता ही है कि हर्ट्ज से क्या नापते हैं, क्या मीज़र करते हैं भाई। हर्ट्ज जो मीज़र करता है वो करता है फ्रीक्वेंसी को, जिसको जनरली हम आवृत्ति कहते हैं हिंदी में। आवृत्ति को क्या करता है, आवृत्ति को मीज़र करता है हर्ट्ज। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ क्या है, देखिएगा। एक सेकंड के अंदर, इसको ऐसे समझते हैं कि एक सेकंड में जब यहाँ तरंगों की बात हो रही है तो तरंगों से समझेंगे। एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा उत्पन्न कंपनों की संख्या को आवृत्ति, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। शर्त यह है कि एक सेकंड में ही कंप्लीट करे। अब सपोज दैट समझ में नहीं आ रहा अब भी, तो फिर कैसे समझें, मोटी अकल है हमारी तो हम ऐसा समझेंगे। मान लेते हैं कोई तरंग इस तरह से मूव कर रही है, ये देखते रहें, और एक दूसरी तरंग ले ली जो कुछ इस तरह से है। बट अगर एक सेकंड का जिक्र किया जाए, एक सेकंड में ये तरंग यहाँ से यहाँ पहुँची और ये तरंग यहाँ से यहाँ पहुँची। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी वाली तरंग ने ज़्यादा वाइब्रेशंस करे, कौन सी वाली तरंग ने ज़्यादा अप एंड डाउन्स किए, तो आप जाहिर सी बात है कहोगे कि ऊपर वाली। तो मैं भी कह दूंगा कि ऊपर वाली की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो अब आप समझ लीजिएगा, नंबर ऑफ कंपन्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जितने ज़्यादा होते हैं एक सेकंड में, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को ही फ्रीक्वेंसी कहा गया है, कुछ अलग नहीं है। तो ये हो गया तरंग की आवृत्ति के लिए। SSC ने 2015 में पूछ लिया, आगामी परीक्षा में पूछ लेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इस पर्टिकुलर लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है विद्युत मात्रा। एक्चुअल में विद्युत जो है ना, ये करंट को कह रहा है। तो करंट को नापते किससे हैं, आपको बता चुका हूं। करंट को नापना मतलब आपको पता है, करंट एक फंडामेंटल यूनिट है। करंट को जो नापते हैं वो नापते हैं एम्पियर में, और ये क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट मतलब मूल मात्रक। और मूल मात्रक कितने होते हैं ये आपको पता है, 7 होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी पूछा गया, 2003 में SSC ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कह रहा है SI पद्धति में लेंस की शक्ति। क्या लेंस की भी शक्ति होती है क्या? यस, लेंस की शक्ति। वैसी वाली ताकत नहीं कि आपको ताकत दिखाए बेटा, नहीं। लेंस की शक्ति एक्चुअल में लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस जो होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहा जाता है। इसको मैं कह सकता हूं, जब फोकस दूरी है फोकस दूरी जो कि मीटर में आएगी, तो इसका यूनिट बना, पावर ऑफ लेंस का यूनिट बना 1/f, मतलब प्रति, ऐसे बोल दो, पर, इसको मिटा दे, पर मीटर बना, प्रति मीटर बना। और प्रति मीटर को डायोप्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोप्टर। जैसे कि यहां पर कह रखा है डायोप्टर।
तो डायोप्टर जो है वो एसआई पद्धति में शक्ति है, शक्ति लेंस की शक्ति का मात्रक है। तो पावर ऑफ लेंस जो होती है वो डायोप्टर में आती है। अगर किसी लेंस की क्षमता 1D है, 1 डायोप्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 1 डायोप्टर, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लेंस की फोकस दूरी भी कितनी होगी? 1 मीटर होगी। पता ऐसे लगा कि हमारे पास P = होता है 1/f। जब P 1 हो चुका है तो यहाँ से अगर f निकालेंगे तो f भी कितना आ जाएगा? 1 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंस अगर आपके पास ये है और लाइट इस तरह से आ रही है तो ये 1 मीटर दूरी पर जा कर के इसको मिला देगा। अगर इसकी पावर 1 मीटर है तो, सॉरी पावर का नाम है, अगर इसकी पावर 1 डायोप्टर है तो तब फोकल लेंथ भी इसकी 1 मीटर होगी। तो डायोप्टर से और चीज़ें भी पता लगती हैं कि हमारा लेंस उत्तल है, हमारा लेंस अवतल है, ये भी पता लग जाता है। प्लस माइनस साइन डिसाइड कर देते हैं। अगर मेरे पास D प्लस में है और D निगेटिव में भी होता है, अगर D प्लस में है तो ये हो जाएगा उत्तल, उत्तल लेंस, और D माइनस में है तो ये हो जाएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स जबकि अवतल को कॉनकेव भी कहते हैं। तो ये एक छोटा सा इसमें ओवरव्यू था। हालांकि डायोप्टर आप लोगों को पता होगा, मुझे पहले से पता है ना, शरारती हो, आप लोगों को पता है पहले से कि डायोप्टर था, लेकिन फिर भी डिटेल जाननी थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ध्वनि की तीव्रता, 1000 बार डिस्कशन किया है, इस बार भी करूंगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई पूछ रहा है, किस में नापते हैं? यार 1000 बार कहा है डेसिबल, डेसिबल, ये डेसिबल है, बैल मत बोल देना। डेसिबल, डेसिबल जो होती है वो ध्वनि की तीव्रता को नापता है। ठीक है भाई, इसका जो आंसर हो जाएगा डी। एसएससी ने 2019 में पूछा, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है देख लेते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? यार अभी तो करा था इस तरह का क्वेश्चन, करंट को नापता, करंट का यूनिट है एम्पियर। I = Q/T, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इसका यूनिट हो गया एम्पियर। अबे चल भाई, एम्पियर, जबकि मैं इस फॉर्मूले से भी एक यूनिट निकाल सकता हूं। क्या है ये? कूलाम। ये क्या है? कूलाम। और नीचे क्या है? समय, टाइम, तो हम कह देंगे सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड भी होता है करंट का यूनिट, और करंट का यूनिट दूसरा एम्पियर भी होता है। हजारों यूनिट, मतलब इस तरह के यूनिट निकाल सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल में जो आएगा वो आएगा एम्पियर, क्योंकि ये भी एक एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं, जिसमें आपसे कह रहा है यंग प्रत्यास्था गुणांक। गुणांक 3 तरह के पढ़े होंगे आपने 12th में। यंग प्रत्यास्था गुणांक उसमें से एक है, तो प्रत्यास्था गुणांक ले लेते हैं, सिर्फ प्रत्यास्था गुणांक, उसके हिसाब से तीनों प्रत्यास्था गुणांक आ जाएंगे। तो प्रत्यास्था गुणांक की बात कर रहा हूं मैं, आपको पता है ना इसको, कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलास्टिसिटी बोलते हैं, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था गुणांक। ये होता क्या है? ये होता है प्रतिबल। मैं आपको फॉर्मूले से आंसर निकालूंगा, प्रतिबल अपॉन विकृति। ये क्या होता है? प्रतिबल अपॉन विकृति। प्रतिबल को आगे खोलते हैं, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप विकृति की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ओरिजिनल और डिफॉर्मेशन। मतलब विकृति का मतलब ये हो गया, अगर मैं लंबाई की बात करूं, सपोज दैट ये एल लंबाई की कोई चीज़ थी, आपने पकड़ के खींच दिया, एफ फोर्स है, ये इसका एरिया था, और ये बढ़ करके इतनी हो गई, तब मैं ये कहूँगा ना इतनी आपने बढ़ा दी, तो ये डेल्टा एल कहूँगा। ये ओरिजिनल थी एल, तो विकृति इसके हिसाब से बोल दूंगा, ये हो जाएगा डेल्टा एल, लंबाई में वृद्धि अपॉन ओरिजिनल लंबाई। अब लंबाई के यूनिट से लंबाई का यूनिट कट जाएगा, यूनिट लिखना चाह रहे हैं ना हम, तो बचेगा क्या? एफ अपॉन ए का यूनिट, तो ये है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लिख दो पूरा पूरा। ये क्या है भाई? इसका यूनिट होता है मीटर, और नीचे वाले का यूनिट भी मीटर है। अरे विकृति हुई है लेकिन यूनिट तो मीटर में रहेगा, तो मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में आप भूलें ना, रट्टू तोता ना बने, कुछ चीज़ें समझनी भी चाहिए। हालांकि आप लोग टैलेंटेड हैं, आप लोग कर लेंगे। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो गया, ऐसा ही यूनिट हो गया यंग प्रत्यास्थ गुणांक का। आप कहोगे सर तो सूना सूना लग रहा है, ये सूना सूना लग रहा है। सूना सूना इसलिए लग रहा है क्योंकि दाब का यूनिट भी ये ही होता है, लेकिन दाब और प्रत्यास्थ गुणांक में फर्क है। यूनिट सेम हो गए वो अलग बात है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से तापमान की एसआई, 1000 बार बताया फंडामेंटल है फंडामेंटल है, तापमान की एसआई दिखा, वो है केल्विन। अब कहोगे हमें याद दिलाओ, तो याद भी दिलाते हैं। अब याद कहां से आएगी, लिख लो पूरा फॉर्मूला, एम के एस ए के ए। अरे याद है ना, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, ए फॉर एम्पियर, ए के फॉर कैंडेला, और दूसरा के केल्विन। तो केल्विन फंडामेंटल हुई ना, तो वही तो पूछ रहा है तापमान नापने की फंडामेंटल, ये आ गए केल्विन। ये र्यूमर एक स्केल है जिस पर हम तापमान को नापते हैं। कैंडेला आपको पता है 2019 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे कह रहा है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है। प्रतिरोधकता इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जिसको आप कहते हो रो। रो का मतलब होता है RA/L, फॉर्मूला है ये। रो इज इक्वल टू RA/L, फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं। ये है रेजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है भाई। रो R का मतलब है ओम, ए है मीटर स्क्वायर एरिया, लंबाई मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा बच्चा, ऊपर बचेगा ओम मीटर। मीटर लंबाई का यूनिट है, लेकिन यहां पर मीटर नहीं दे रखा, सेंटीमीटर दे रखा, लेकिन ओम के साथ सेंटीमीटर लिख दोगे तो भी तो यूनिट है ये। तो ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, ओम OHM सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लंबाई के लिए आ गया, ओम जो आ गया वो आपको पता ही है किसके लिए आ गया, हट जा भाई। तो ओम की जगह ओम, मीटर की जगह सेंटीमीटर। बस ओम में दूरी के मात्रक की गुणा हो रही है, बस वही इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़े प्यार से जा रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे कह रहा है संवेग, पहले समझ तो ले संवेग क्या होता है बच्चों, पहले समझ ले संवेग होता क्या है। बहुतों को ये नहीं पता संवेग होता क्या है, नाम भी पहली बार सुना हो सकता है बहुत सारों का। संवेग के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को संवेग नहीं पता। संवेग क्या, संवेग संवेग क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक मास बॉडी है, द्रव्यमान है इसका, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान है ना कि आर्यमान। तो ये द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान है m। क्या है वो, इसका है द्रव्यमान जिसको हम बोलते हैं मास। मास मतलब ये गोश्त वोश्त नहीं भाई, मास, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इसका m है। अभी ये सरफेस पर रुकी हुई है तो इसका कोई मोमेंटम नहीं। संवेग का मतलब मोमेंटम होता है। क्या होता है, टम टम, मोमेंटम। ठीक है भाई, मोमेंटम होता है। संवेग का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। अब मोमेंटम, ये रुकी हुई है तो इसके पास वेलोसिटी अभी 0 है, तो हम ये कहेंगे कि इसके पास किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं है, मूव भी नहीं कर रही है अभी। लेकिन अब मैंने इसको धक्का दे दिया, चल भाग, तो ये चलने लगी आगे को। तो मान लेते हैं इसके पास मास तो इसका वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी आ गई इसके पास। क्या आ गई इसके पास, वेलोसिटी। इसके पास वेलोसिटी आ गई v। तो जब किसी मास बॉडी के पास वेलोसिटी होती है और वो मूव करता है, तो उस मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई कर दो, तो वो होता है संवेग का फॉर्मूला। क्या होता है वो, संवेग का फॉर्मूला। फॉर्मूले से यूनिट निकाल दो, m जो आता है वो आता है किलोग्राम के लिए, वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कहाँ है,
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। क्या कोई टफ चीज़ थी, लेकिन बहुत सारों ने रट रखा होगा, एग्जाम टाइम पे उनके चूल्हे हिल जाएंगी। मत रटो, मत रटो, कुछ चीज़ों को समझना बेहतर है। समझ रहे हो ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश, देखिए सदिश और अदिश के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्यों ना इनको डिस्कस कर लिया जाए। सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि किसको बोलते हैं? राशि ये तुम्हारे हाथ की नहीं कि राशि देख लो लाओ तुम्हारी क्या है, ये सदिश राशि की बात है। और एक अदिश, पहला सदिश की बात कर लेते हैं। यहां को लिख करके मैं अदिश राशि लिख देता हूं। अदिश, अदिश राशि। देखो भाई, ए मतलब होता है नहीं, दिशा मतलब उसके पास दिशा नहीं है, सदिश मतलब से मतलब होता है उसके साथ, दिश मतलब होता है दिशा। तो वो राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण, कि उनका परिमाण कितना है और दिशा किधर को है उसकी, तो परिमाण और दिशा दोनों ही चाहिए, वो कहलाती है आपकी सदिश राशि। लेकिन एक कंडीशन और है, वो कंडीशन ये है कि सदिश राशियों के लिए ये जरूरी है कि वो वेक्टर के ट्रायंगल लो, त्रिभुज नियम को भी फॉलो करें। तो तीनों इंपॉर्टेंट बात, पहली कि इनका परिमाण होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। दूसरा डायरेक्शन, दिशा। तीसरा परिमाण भी है, डायरेक्शन भी है, और फॉलो करे किसको? ट्रायंगल लो। मैं लिख देता हूं ट्रायंगल लो। ट्रायंगल लो को क्या करनी चाहिए? वो फॉलो करनी चाहिए, त्रिभुज नियम को फॉलो करनी चाहिए, तो वो सदिश राशि होगी। ऐसी बहुत सारी राशियां हैं, जैसे कि बल, संवेग, आवेग, सबके बारे में डिटेल बता दूंगा मौके के साथ साथ। त्वरण, वेग, विस्थापन आदि। अदिश राशि, पहला इनके लिए ब्लू पॉइंट्स क्या है? इनके पास परिमाण होगा, इनके पास परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, दिशा नहीं होगी, कोई फिक्स दिशा नहीं है, किधर को भी ढलक सकते हैं, कोई फिक्स दिशा इनकी नहीं है। तीसरा, ये फॉलो नहीं करता क्या? ट्रायंगल लॉ को, ट्रायंगल लॉ को फॉलो। यार तुम लोग ऐसे उतार लोगे, इसलिए मैं जो हूँ इसको ऐसे कर दे। वेक्टर के, वेक्टर क्या लिख दिया मैंने, थोड़ा सही करके ऐसे, वेक्टर के त्रिभुज, अभी क्या बना दिया, मूछें लग रही हैं। त्रिभुज, त्रिभुज नियम को फॉलो नहीं करते। ये तो फॉलो नहीं करते, लेकिन आप सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो जरूर करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे कि एग्जाम्पल, द्रव्यमान, मास है, डायरेक्शन थोड़ी ना है उसकी। समय, समय कोई इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इधर को 5 मिनट भाग गए, इधर को 20 मिनट भाग गए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। द्रव्यमान, समय, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया। टेम्परेचर, तापमान, इसकी भी कोई दिशा नहीं होती। ऐसे बहुत सारे और हैं आदि, ये वो हैं जो खास हैं। और दूरी भी है इसमें, दूरी। चलो, तो ये सब चीज़ उतार लेना। हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ओ, अभी मैं गलत कर देता अगर नहीं पढ़ता तो। नहीं पढ़ना बहुत जरूरी है। हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो इसका मतलब 3 इसमें सदिश हैं और एक सदिश राशि नहीं होगी। तो जो नहीं है उसी को देखो, जो नहीं है उसको देखो। संवेग सदिश राशि है, वेग ये भी सदिश राशि है, कोणीय वेग ये भी,
द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, लिख रखा है मैंने मोटा मोटा। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आरआरबी ने पूछा था 2003 में, डेट छिप गई मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश राशि है, ओ सदिश पूछा है भैया, बलाघूर्ण संवेग हमसे पूछा ओ यार एदिश राशि, अभी गलत हो जाता, एदिश राशि है तो एदिश राशि वो होती है जिसको परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, तो वो है ऊर्जा, एनर्जी। जितनी भी एनर्जी होती हैं स्पेसिफिक, है ना, कुछ एनर्जी को छोड़ करके वो जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी एदिश राशि है। हालांकि सारी एनर्जी एदिश राशि होती है, मैं डायमेंशन फॉर्मूला मेरे दिमाग में क्लिक कर गया था कि सारी एनर्जीज का जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसमें कुछ जो स्पेसिफिक एनर्जीज होती हैं उनका अलग हो जाता, बाकी सबका सेम रहता। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, सदिश राशि होनी चाहिए, वो सदिश हो तो जितनी भी एनर्जी होती हैं, आईएएस ने पूछा था 1997 में, पैदाइश भी नहीं हुई होगी बहुत सारे बच्चों की, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, सदिश राशि पूछा तो जितनी भी एनर्जी होती है वो सबके सब अदिश, तो ये जितनी भी एनर्जी होंगी वो सबके सब अदिश, लेकिन एक है सदिश, दाव एदिश, ऊर्जा एदिश, कार्य एदिश। जितनी जल्दी याद कर लोगे उतना ज़्यादा फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो नहीं पर देख लो, सदिश नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब एदिश होनी चाहिए, तो एदिश को पकड़ लो। विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, बल सदिश है, आयतन एदिश है। आयतन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ऐसी कुछ कॉमन चीज़ें याद कर लेनी आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से सदिश राशि, अब यहाँ पर हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है सदिश राशि, तो ये बात ध्यान रखनी है कि सदिश राशि के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, वेग, वेग सदिश राशि है, द्रव्यमान, समय, लंबाई, ये सारी की सारी क्या है, एदिश राशि। देख लो किसने पूछा है, ये आरआरबी ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने 15 क्वेश्चंस पर वीडियो डिस्कशन में लिए हैं। तो इसमें हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। पहले तो व्युत्पन्न की बात कर लेते हैं। व्युत्पन्न उसको बोलते हैं, व्युत्पन्न देखो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव या फिर ड्राइव्ड। स्पेलिंग देख लेना, ये यूनिट ड्राइव्ड होती हैं, मतलब पैदा की जाती हैं, फंडामेंटल नहीं होती हैं। फंडामेंटल यूनिट तो 7 है, लेकिन उन 7 को कहीं ना कहीं यूज़ कर करके जो यूनिट बनती हैं उनको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। जैसे कि आपने वेग का मात्रक पढ़ा, क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो इसमें 2 फंडामेंटल यूनिट यूज़ हुई हैं, मीटर भी और सेकंड भी, तो ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा वेग का, ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे मात्रक हैं जिसमें एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट इस्तेमाल होती हैं। तो जब भी एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट इस्तेमाल हो तो वो सारे के सारे यूनिट जो आते हैं वो आते हैं ड्राइव्ड में, मतलब व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिएगा घनत्व को देखो, हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, तो इसका मतलब व्युत्पन्न मात्रक नहीं होगा तो फिर कौन सा बचा, व्युत्पन्न मतलब पैदा नहीं हुआ हो, पैदा का मतलब 2 से ज़्यादा यूनिट्स को मिला करके ना बना हो, तो इसका मतलब वो तो फिर फंडामेंटल हुआ। तो फंडामेंटल यूनिट्स को पकड़ लो, एम के एस ए के मैंने आपको बता रखा, एम के एस ए के ए। अब इसमें से देख लो कौन सा है, एम फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान, पहला ये है, बी ऑप्शन ही हो जाएगा, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 15 क्वेश्चंस पर वीडियो डिस्कशन हो चुका है, ठीक है भाई। तो ये हमारा आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो का आपको PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, लेकिन उस लिंक से पहले, उस डिस्क्रिप्शन से पहले ऊपर रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा जिसको बोलते हैं सब्सक्राइब, उसको रेड से ब्राउन कर दीजिएगा हिट करके। थैंक यू सो मच।